केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69(1) के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया। आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप भारत सरकार, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। भारत और चीन के बीच फिर से बने सीमा विवाद के बीच बुधवार को ब्रिगेडियर स्तर की एक और बैठक का संपन्न हुई है। हालांकि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। माना जा रहा है कि गुरुवार को फिर से एक और बैठक हो सकती है। लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में भारत और चीन के बीच अगर तनाव की बात करें तो अलग अलग इलाकों में घुसपैठ की कोशिश यहां पर चीन की तरफ से हुई। एक तरफ चीन बातचीत का ढोंग कर रहा है तो दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश। मोदी कैबिनेट की आज बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मयोगी योजना को सरकार ने मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने को भी मंजूरी कैबिनेट की मिली है। सात सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले पर अक्सर अपना पक्ष रखते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत की हत्या किए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। स्वामी का ये ट्वीट काफी ज्यादा रीट्वीट किया जा रहा है और फैंस इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी बहनों का बयान सामने आया है। सुशांत की 3 बहनों का बयान सामने आया है और इसमें माना यह गया है कि सुशांत लॉकडाउन में अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। तीनों बहनों ने पुलिस को बताया कि सुशांत ने साल 2013 में साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बताया कि खुलासा किया कि सुशांत की मौत के दिन 14 जून को क्या कुछ हुआ था। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा आज पास कर दिया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नक्शे पास किया गया। गौर करने की वाली बात यह है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 36 से 40 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर की आयु कम से कम 1000 साल होगी। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली। वहीं विवाहिता की 17 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में कारखाने में आग लगने से एक युवक की जलकर मौत हो गई। आग में जलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा में विदेशी युवती से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती अपने माता पिता के साथ पिछले 5 साल से वृंदावन में रह रही थी। रेप का आरोप आनंद नामक युवक पर लग रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि आनंद पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के बढ़ते मामलों और ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ यूपी के सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। जालौन में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर झांसी की 2 छात्रा आशिता और वैष्णवी ने टिकटॉक को टक्कर देते हुए नया ऐप तैयार किया है, जिसका नाम रिवाइंड ऐप बनाया
रखा गया है नाम। टिकटॉक जैसे सभी फीचर इसमें लेस हैं और इसमें वो सभी चीजें आपको मिल जाएंगी जो टिकटॉक में थी। लखनऊ में कमिश्नरेट की मोहनलालगंज पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय शातिर चोर को गिरफ्तार किया और वहीं रायबरेली के चोरी की गई एक कार और मोबाइल की बरामदगी हुई है। अवैध तमंचा भी मिला, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए और आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं पुलिस वाले। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने यमुना प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोला है और भारी संख्या में यमुना प्राधिकरण तक किसानों ने पैदल मार्च निकाला। 18 गांव के किसान पैदल मार्च में प्राधिकरण पहुंचे और किसान 64% मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में जमा हुए। पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में फीस माफी को लेकर पिछले 29 दिनों से पार्षद और अभिभावकों का धरना अनशन चल रहा है, जिसके चलते आज अनशन पर बैठे लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाना चाहा। अभिभावकों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। बुलंदशहर में अधिवक्ताओं ने खुर्जा तहसील में एसडीएम के खिलाफ हंगामा किया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि खुर्जा उपजिलाधिकारी ने अधिवक्ता की फीस को नाजायज बताकर दुर्व्यवहार किया है। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख एसडीएम ने नाराज अभिवक्ताओं को शांत कराया। रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक के भाई के हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक और करीब 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम के लिए एसपी ने 11,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। हरदोई जिला ताबड़तोड़ हत्याओं से दहल गया। हरदोई में बीते 24 घंटे में 5 हत्याएं हुई। 5 दिन से लापता अधेड़ का शव गांव के बाहर खेत पर पड़ा मिला। कासगंज के सिकंदरापुर वैश्य थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मक्के की खेत में पेड़ से लटका दिखा। खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। इटावा में एक शातिर बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है और घायल हुआ है। बदमाश पर लूट, डकैती समेत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और कार्रवाई पुलिस कर रही है। काशीपुर में नगर निगम में जीरो वेस्ट कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से आक्रोश उनमें है, जिसके चलते कर्मचारी पिछले 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरण और हत्याकांड का खुलासा करते हुए 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इगलास क्षेत्र के गंगागढ़ी में 3 साल पहले युवक की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी ने पुलिस की ओर से पकड़े जाने के डर से घटना के 8 महीने बाद फांसी लगाकर खुदकुशी की। गाजीपुर पुलिस ने बड़ेसर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। इनामी का नाम जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। पुलिस ने इनामी के साथ ही को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 किलो गांजा, 1 पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद हुए। खटीमा की यूपी से लगी हुई सुरई वन रेंज में यूपी बॉर्डर पर जंगल से साल और सेमल के पेड़ काटकर यूपी ले जा रहे वन तस्करों को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खटीमा लाते समय यूपी की सीमा में वन तस्करों ने वन विभाग से मारपीट का ट्रैक्टर ट्रॉली छीनी थी और उच्च अधिकारियों की हरकत में आने पर वन विभाग ने यूपी पुलिस की मदद से अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। उधम सिंह नगर जनपद में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी भी अब बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। खटीमा कोतवाल संजय पाठक के बाद अब नानकमत्ता थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट भी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पूरे नानकमत्ता थाना क्षेत्र का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से रामनगर मुरादाबाद और रामनगर हरिद्वार ट्रेनों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी निर्माण मंच ने इन ट्रेनों के बंद किए जाने का विरोध किया है। ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर आज राज्य आंदोलनकारी निर्माण मंच ने रामनगर रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। मुजफ्फरनगर में थाना जेआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से चेकिंग के दौरान एक 25,000 के इनामी बदमाश विशाल बवरिया को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और 5 कारतूस बरामद किए हैं। इनामी बदमाश सहारनपुर से 2019 में हुई डकैती में वांछित चल रहा था और बदमाश के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिसमें हादसे में पत्नी की मौत हो गई, वहीं पति घायल हुआ। घटना से नाराज परिजनों ने पुलिस के सामने ही डंपर में तोड़फोड़ की और पथराव किया। कानपुर में एक महिला ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला को खत्म किया है। दरअसल बीमारी से तंग आकर महिला ने खुद को गोली मारी और आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। एटा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के साथ ही असला भी अपने कब्जे में लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों लुटेरे मैनपुरी जनपद के भोगांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बागपत में लेखपाल ने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर खुदकुशी की है। आत्महत्या की सूचना मिलने पर कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लेखपाल के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेखपाल अंशुल टोली में तैनात थे। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में 11 साल के बच्चे का अपहरण हुआ। अपहरण की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। बताते चलें कि इसी परिवार की 8 साल की बच्ची का भी अपहरण हुआ था। अभी तक बच्ची का पता नहीं चला है। पुलिस बच्चों की हर जगह तलाश कर रही है। गाजियाबाद के विजयनगर से लापता टैक्सी ड्राइवर की लाश मसूरी के उसलिया गांव में मिली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में देर रात शराब पीने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में पथराव हुआ है। विवाद और मारपीट में कई लोग घायल हुए, चोटिल हुए। घटना की सूचना पर विधायक राजकुमार सहयोगी सहित इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और पथराव करने वालों को अलग अलग किया। पीलीभीत के सदर थाने में पड़ने वाली सिविल लाइन पुलिस चौकी के इंचार्ज सुभाष चंद्र का अमानवीय चेहरा सड़क पर देखने को मिला। चेकिंग के दौरान दारोगा सुभाष चंद्र ने एक राहगीर को पैरों से पीटा, लात से पीटा और जिसका वीडियो वायरल हुआ। आपको बताते चलें कि वीडियो वायरल होने के बाद कप्तान ने जांच के आदेश दिए हैं इस मामले में। प्रयागराज में एसआरएन कोविड L3 हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीमार मरीज को अस्पताल में स्टेशन नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने मरीज को कुर्सी पर बैठाकर कोविड वार्ड पहुंचाया, लेकिन मरीज ने परिजनों के हाथों में ही दम तोड़ दिया। बदायूं से अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया है। नोटिस मिलने पर दुकानदारों ने खुद अपने दुकानों को तोड़ दिया। बताते चलें कि दुकानदारों ने अतिक्रमण कर अपनी दुकानों को बनाया था। प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिजली विभाग में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को पावर कॉर्पोरेशन की ओर से सस्ती बिजली मुहैया कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के वहां लगे मीटरों के बिल 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें। आज सुनवाई के दौरान यूपीसीएल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सभी कर्मचारियों के वहां मीटर लगातार चालू हैं और जिस कोर्ट ने नव स्थापित मीटरों के बिलों की 2 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। आगरा में R9 टीबी की खबर का बड़ा असर हुआ। अस्पताल प्रशासन ने मां को बच्चा वापस किया है। 30,000 रुपये बिल नहीं देने पर डॉक्टर्स ने 1 लाख रुपये में बच्चे को खरीदा था।